तो दोस्तों अभी तक हम समझ चुके हैं कि कोई भी चार्ज किस तरीके से अपना फोर्स दिखाता है, कैसे वो रिपेल करता है, कैसे वो अट्रैक्ट करता है, क्या उसकी वैल्यू होती है और किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के क्या क्या तरीके हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। और तो और हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी समझा कि कैसे कोई चीज़ जब कोई चार्ज जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा, किस तरीके से उसको ऐड किया जाएगा। लेकिन अब हम ये समझने जा रहे हैं कि जो भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था बिटवीन टू चार्जेस, चाहे वो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में हो, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हो, मेरा मतलब है चाहे वो रिपल्शन हो चाहे वो अट्रैक्शन हो, उसकी वैल्यू क्या होगी और उसकी डायरेक्शन को कैसे निकाला जाएगा। तो इसके लिए हमने एक लॉ पढ़ना है जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दो चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन्हीं दो चार्जेस के प्रोडक्ट के, और साथ साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दो चार्जेस के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। राइट। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज कि एक ये चार्ज है Q1 और एक ये दूसरा चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट अस सपोज R है। इन दोनों के सेंटर ऑफ चार्ज का बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। राइट। ये दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं। ये दोनों चार्जेस क्या हैं? पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है? जिनके चार्ज की वैल्यू उनसे जितने दूरी पर हम फोर्स निकाल रहे हैं उस दूरी से काफी कम होती है। जब चार्ज की वैल्यू जिस पॉइंट पर हम फोर्स निकाल रहे हैं उस पॉइंट से काफी कम है, उस पॉइंट की दूरी से काफी कम है, तो उस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज एज्यूम करते हैं। यानी कि वो चार्ज होगा जो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे मौजूद होगा। राइट। तो अभी एक पॉइंट चार्ज है और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, ये दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब इन दोनों को कंबाइन करके मैं यहां पर इस तरीके से लिख सकता हूं। तो यहां पर ये भी चीज यही बता रही है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। मतलब चार्जेस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर और उनके वैल्यू का प्रोडक्ट। अब यहां पर जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिग्नेचर को हटाकर इक्वल टू लगाऊंगा तो एक कांस्टेंट मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। इसको मैंने नाम दिया है K। इस K का मतलब होता है दिस K इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये K जो होता है ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब ये है तो एक कांस्टेंट, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये क्या काम करता है, क्या बताता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बेसिकली आपको ये बता रहा है कि किस प्रोपोर्शनैलिटी पे ये फोर्स इन चार्जेस पे डिपेंड करता है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट मतलब कि इसकी वैल्यू जो है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि किस मटेरियल में कितना फोर्स का इफेक्ट पास हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर एयर की बात कर रहा हूं तो एयर के अंदर जो फोर्स का इफेक्ट पास हो पाएगा वो कुछ होगा, ग्लासेस के अंदर कुछ और होगा, वाटर के अंदर कुछ और होगा। मतलब जैसे ही मीडियम चेंज होगा ये फोर्स का इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। यानी कि K की वैल्यू किस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि दो चार्जेस के बीच का जो मीडियम है ये मीडियम क्या है, इस पे आपकी K की वैल्यू डिपेंड करती है। साथ ही साथ इस K की वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट पे भी डिपेंड करती है। आप CGS सिस्टम ले रहे हैं या MKS सिस्टम ले रहे हैं, आप CGS सिस्टम ले रहे हैं या MKS सिस्टम ले रहे हैं, SI यूनिट ऑल्सो, इसको हम MKS सिस्टम भी कह सकते हैं।
तो ऐसा यूनिट ले रहे हैं या सीजीएस सिस्टम ले रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि के की वैल्यू क्या होगी। लाइक सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू होती है 1 और एसआई सिस्टम के अंदर या फिर एमकेएस सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी एसआई यूनिट है। ये यूनिट कैसे आ रही है, अगर मैं यहां से के निकालना चाहता हूं तो ये फोर्स यहां पर है, ये आर इस तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आर स्क्वायर हो जाएगा और ये Q1 Q2 नीचे आ जाएंगे। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और क्योंकि ये स्क्वायर है तो वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर। तो यही यूनिट आप यहां पर देख रहे हैं एसआई में। तो जब हम एसआई सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो के की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और जब हम सीजीएस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो के की वैल्यू क्या आएगी 1। मैं के को किसी और तरीके से भी लिख सकता हूं। के की वैल्यू बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये नॉट एप्सिलॉन नॉट कहलाता है, इस तरीके से मैं इसको बोलता हूं एप्सिलॉन। अब ये जो एप्सिलॉन है ये सिर्फ कब के लिए है, एयर और वैक्यूम के लिए। माफ कीजिए मैं आपको एक बात बताना भूल गया हूं, ये जो यूनिट सीजीएस सिस्टम में और एसआई सिस्टम में जो वैल्यूज आ रही हैं ये भी तभी आ रही हैं जब ये मीडियम एयर या वैक्यूम है। एयर या वैक्यूम जब है तभी ये वैल्यूज भी आपको के की देखने को मिलेंगी। अब यहां पर इस चीज का क्या मतलब है, ये एप्सिलॉन क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब ही है एयर या वैक्यूम। फ्री स्पेस का क्या मतलब है, एयर या फिर वैक्यूम। तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि ये कितना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पास होने देता है, ये उसकी बात कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर जो है वो कुछ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पास होने देती है, फोर्स को पास होने देती है, तो ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को कितना कोई मीडियम पास होने देता है। यहां पर खैर मीडियम जो है वो एयर या वैक्यूम है, तो एयर या वैक्यूम कितना पास होने देता है उसका जो पैरामीटर है वो बताने का क्या है, एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के हम इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/4 पाई के। अगर मैं यहां से इसको देख रहा हूं तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा और के इस तरफ नीचे आ जाएगा, तो 4 पाई के हो जाएगा, यानी कि 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये जो वैल्यू आती है ये आती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो यहां पर यूनिट आप देख रहे हैं बिल्कुल उसकी उल्टी यूनिट यहां पर आपको देखने को मिलेगी एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इन सब चीजों से अभी तक आप जो जितनी भी चीज आपने देखी है, इन सब चीजों से मैं फोर्स का एक नया फॉर्मूला लिख सकता हूं जो कुछ इस प्रकार होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये है कूलम्स लॉ का एक्चुअल फॉर्मूला। इसको आप आसानी से ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आपको ये पूरा पार्ट नहीं लिखना है तो आप इतना भी लिख सकते हैं, बात वही है, आप चाहे कैसे भी लिख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर ये फोर्स की वैल्यू तो मुझे मिल जाएगी क्योंकि मुझे चार्ज की वैल्यू पता होगी, मुझे ये पता है कि यहां पर मीडियम अगर एयर है तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और उसके लिए रिगार्डिंग के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और अगर मुझे ये भी पता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है यानी कि आर कितना है,
तो ये दोनों वैल्यूज मुझे पता है, इसकी पूरी वैल्यू मुझे पता है और आर की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं फोर्स निकाल सकता हूं। लेकिन मुझे डायरेक्शन भी तो पता करनी है। मुझे अगर फोर्स पता करना है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जैसे जैसे मैग्नीट्यूड होता है उसके साथ साथ डायरेक्शंस भी होती हैं। तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में समझेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहता हूं। सपोज कीजिए कि यहां पर जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम ना होकर, सपोज कीजिए कि वाटर हो जाता है, एयर या वैक्यूम ना होकर मीडियम वाटर हो जाता है, तो उस केस में इस फॉर्मूला को मैं कुछ अलग ढंग से लिख सकता हूं। और वो फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाएगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा है, एप्सिलॉन लिखा है, और Q1 Q2 अपॉन में R², क्योंकि चार्ज वही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस वही है, बस फर्क सिर्फ क्या पड़ रहा है कि मीडियम बदल चुका है, एयर या वैक्यूम से अब वाटर हो चुका है। तो वाटर के लिए मैं यहां पर एप्सिलॉन लिखूंगा, और इसमें एप्सिलॉन का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब ये जनरल हो गया, चाहे वाटर लें आप, चाहे कुछ और लें, कोई सा भी और मीडियम ले लीजिए, एयर या वैक्यूम के अलावा कोई सा भी और मीडियम अगर आप लेंगे तो वो फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाएगा जिसमें एप्सिलॉन नॉट ना आकर के एप्सिलॉन आएगा, और उसका मतलब होगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मतलब जो भी मीडियम मैं यहां पर ले रहा हूं उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन दिखाएगा। हो सकता है यहां पर वाटर की जगह ग्लास हो या कोई और चीज हो, ठीक है ना, तो उसकी जगह पर यहां पर एप्सिलॉन जो है वो उसी मीडियम की परमिटिविटी बताएगा, और हर मीडियम की अपनी परमिटिविटी की वैल्यू अलग अलग होती है, राइट। तो वाटर के लिए यहां पर वाटर की परमिटिविटी की वैल्यू आएगी, अगर मैं ग्लास ले लूंगा तो यहां पे ग्लास की परमिटिविटी की वैल्यू आएगी, तो हर मीडियम की अपनी अलग परमिटिविटी होती है, राइट। अभी हमने यहां पर समझ लिया मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका फोर्स का। अब हम समझेंगे कि कैसे हम डायरेक्शन भी लिख सकते हैं इसके लिए। तो अब इस चीज को हम थोड़ा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो यहां पर अब हम बनाने जा रहे हैं एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो लेट अस सपोज ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन और ये z डायरेक्शन है, राइट। अब इस सिस्टम के अंदर एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। इस A पे जो चार्ज पड़ा है वो Q1 है और इस B पे जो चार्ज पड़ा है वो Q2 है, राइट। थोड़ा इसको ऊपर लिख लेते हैं, B पर Q2 चार्ज। इस A का जो पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम द ओरिजिन, इसका मैंने नाम ले लिया है R1, और B का जो पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम द ओरिजिन, इसका नाम मैंने ले लिया है R2। अब इन दोनों के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है, A से B का पोजीशन वेक्टर जो है उसका नाम है R12। सिमिलरली इसके ऑपोजिट वाले का नाम हो जाएगा R21, राइट। ये ओरिजिन है आपका। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि R12 वेक्टर यानी कि AB वेक्टर, A से B तक का वेक्टर R12 की डायरेक्शन है, और उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल। सिमिलरली B2A की अगर मैं बात कर रहा हूं, B2A की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो क्या होगा, R21, और R21 का मतलब R1 माइनस R2। तो देखा जाए तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो यहां पर मैं इसको माइनस ऑफ R12 लिख सकता हूं, करेक्ट। अब अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा तो उसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, लेट अस सपोज F12 फोर्स जो है ये फोर्स है B पर, दिस इज द फोर्स ऑन B,
ड्यू टू ए, राइट, या इसको आप ऐसा लिख लीजिए फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 और फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये क्या हो जाएगा F21। तो देखा जाए तो Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है, Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने क्या करा, Q1 से Q2 की तरफ जो फोर्स है वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, रिपल्सिव फोर्स। Q1 जब Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करने के लिए लगाया, यानी कि दूसरी डायरेक्शन में उसको भेजेगा, तो ये फोर्स हो गया F12। F12 क्या फोर्स था, Q2 के ऊपर लग रहा है, किसके द्वारा, Q1 द्वारा। ऐसे ही F21 क्या होगा, वो फोर्स जो Q2 लगा रहा है किस पे, Q1 पे, तो उसकी डायरेक्शन भी रिपल्सिव होगी और वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये F21 हो गया। तो जब मैं वैल्यू की बात करूंगा तो वैल्यू लिखने का तरीका तो वही है जो पहले था, कि Q1 Q2 अपॉन में R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये डायरेक्शन है, यही डिस्टेंस है, A से B तक लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, और डिस्टेंस जो डायरेक्शन है वो R12 की डायरेक्शन में है, और डिस्टेंस क्या है, R12। तो R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकाल लूं तो वो डिस्टेंस है A और B के बीच का, और डायरेक्शन क्या होगी, R12 कैप। R12 कैप का मतलब क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, किस वेक्टर का, R12 वेक्टर का, और यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है उस वेक्टर के डायरेक्शन, ठीक है। और इसको निकालने का तरीका क्या है, आप R12 वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दीजिए, राइट। जब आप R12 वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे तो उसमें क्या रह जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन रह जाएगी, क्योंकि एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। आपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो वो सिर्फ यूनिटी रह गया, अब सिर्फ उसमें क्या रह गई है, डायरेक्शन रह गई है। तो यानी कि ये R12 कैप जो है वो आपको क्या दिखा रही है, डायरेक्शन दिखा रही है, राइट। तो ये R12 कैप मैंने यहां पे लिखा। इस तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं इसको, K Q1 Q2 अपॉन में R12 क्यूब इंटू R12 वेक्टर। इस चीज को मैंने यहां पर जब लिखा तो R12 वेक्टर यहां आ गया, और ये मैग्नीट्यूड इस नीचे वाले मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो गया, और क्या हो गया, पावर 3 हो गई है। तो नाउ वेक्टर F12 मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, जहां पे आप देख सकते हो F12 की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में R12 वेक्टर है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं F21 वेक्टर लिख सकता हूं, उसमें भी क्या आएगा, K Q1 Q2, बस यहां पर नीचे क्या आ जाएगा, R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहां पर R कैप भी क्या आएगा, R21 कैप आएगा। इसको भी मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, R21 कैप जो है उसको भी मैं कैसे लिख सकता हूं, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 का मैग्नीट्यूड। वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है, जो क्या बताएगा, सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। तो इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूं, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर। तो R21 वेक्टर की डायरेक्शन में R21 की क्या डायरेक्शन थी, ये डायरेक्शन B2A, आप देख सकते हैं B2A किसकी डायरेक्शन है, R21 की डायरेक्शन है। तो R21 की डायरेक्शन में ही आपका F21 भी है, राइट। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो F21 की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, R21 की डायरेक्शन में। अब आप इसको ये समझ सकते, देखिए R21 वेक्टर किसके बराबर है, माइनस ऑफ R12 वेक्टर के। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं दैट F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R12 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय माइनस R21 वेक्टर। R12 वेक्टर को मैं यहां से R12 वेक्टर को मैं माइनस ऑफ R21 लिख सकता हूं, राइट। जैसे कि यहां पे मैंने R21 को माइनस ऑफ R12 लिखा हुआ है,
ऐसा ही मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि r12 वेक्टर माइनस ऑफ r21 वेक्टर हो गया, राइट। तो F21 को मैं ऐसा लिख सकता हूं। और इसको भी मैं मैग्नीट्यूड की सेंस में अगर बात करूं तो दोनों के मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, जितना r12 है उतना ही r21 भी है। तो मैंने मैग्नीट्यूड के सेंस में इसको चेंज करके r21 लिख दिया। अब इसको और इसको अगर आप कंपेयर करें तो क्या कह सकते हैं आप कि F12 वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ F21 वेक्टर है, क्योंकि K Q1 Q2 R21 और R21 वेक्टर ये सब कुछ यहां पर भी मौजूद है, बस फर्क सिर्फ किसका है, माइनस सिग्नेचर का। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या पता चल रहा है कि F12 वेक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर है। और यही आप चीज यहां पर देख सकते हो, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल हो रहे हैं, यानी कि ये फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है तो इस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। और यही चीज आपको यहां पर दिख रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि रिपल्सिव फोर्स आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इस तरीके से आप डायरेक्शन की सेंस में भी फोर्सेस को बता सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पोजीशन वेक्टर लेकर ही बताओ, आप ए बी की डायरेक्शन में भी अगर बताओगे, जैसे कि अगर मैं यहां पर ये लिखता हूं कि F21 ये वैल्यू और उसके बाद में इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, तो ए से बी की डायरेक्शन ही F12 की वेक्टर की डायरेक्शन है। आप इस तरीके से भी इस चीज को बता सकते हैं, राइट। तो दोस्तों अभी तक हम देख चुके हैं कि कोई भी दो चार्जेस अगर मौजूद हैं तो उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो किस तरीके से निकाले जा सकते हैं बाय कूलम्स लॉ, राइट। तो अब हम जो समझने जा रहे हैं वो ये समझने जा रहे हैं कि अगर दो चार्जेस के बीच के मीडियम को मैं बदल देता हूं तो उसके अंदर जो फोर्स होगा उसमें क्या फर्क आएगा और उससे हमें और क्या चीज देखने को मिलती है, राइट। तो सपोज कीजिए कि ये एक चार्ज है जिसका चार्ज है Q1, ये चार्ज है इसमें चार्ज कितना है Q1 है, ये दूसरा चार्ज है जिसमें चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। और लेट अस सपोज कि ये एक मीडियम में पड़े हैं जो कि कोई एयर या वैक्यूम से अलग मीडियम है, राइट। सो दिस इज अनदर मीडियम। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब कोई मीडियम में ऑब्जेक्ट पड़ा है, चार्जेस पड़े हैं, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा कि Q1 Q2 अपॉन में R², वेयर दिस K विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहां एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, सिर्फ एप्सिलॉन आएगा, राइट। तो अब अगर मैं इस मीडियम की जगह पर एयर या वैक्यूम मानता हूं, एयर या वैक्यूम मानता हूं, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। चार्जेस वही है, डिस्टेंस वही है, सिर्फ मीडियम चेंज करा, एयर और वैक्यूम कर दिया, तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसको मैं मीडियम का फोर्स है इसलिए FM लिख लेता हूं, और ये क्योंकि एयर या वैक्यूम का है तो F0 लिख लेता हूं, राइट। अब यहां पर इसको मैंने इक्वेशन 2 मार्क करा, इसको मैंने इक्वेशन 1 मार्क करा, तो मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करता हूं, यानी कि रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर और वैक्यूम बिटवीन टू चार्जेस डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ मीडियम। इस तरीके से अगर मैं निकालता हूं तो इसकी वैल्यू में पुट करूंगा और F0 की भी वैल्यू पुट करूंगा। तो F0 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R² होल डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R²। यहां पर ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, तो ये पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। साथ ही साथ यहां पर 4 पाई और 4 पाई भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां क्या बचेगा, F0 बाय Fm इज इक्वल टू 1/ε0 डिवाइडेड बाय 1/ε, विच कैन बी रिटन एज ε/ε0। ये रेशियो को एक नाम दिया जाता है εr, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। अभी क्या मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम का? यहां पर आप किसी मीडियम की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम निकालते हो। यानी कि अगर ये परमिटिविटी कम है तो ये एयर से कम परमिट करेगा, और अगर ये परमिटिविटी ज्यादा है तो ये एयर से ज्यादा परमिट करेगा। तो बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है कि ये एयर के कंपैरिजन में कितना कम या कितना ज्यादा परमिट करेगा किसी भी इलेक्ट्रिकल फोर्स को। इसी चीज को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझने से पहले आपको डाइलेक्ट्रिक के बारे में समझना जरूरी है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? ये वो इंसुलेटर होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को पास होने देते हैं लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्जेस को पास होने नहीं देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एयर की बात करता हूं तो एयर जो है वो फोर्स को पास होने देती है लेकिन उस चार्जेस को पास होने, फ्लो करने नहीं देती। एयर इज अ बैड कंडक्टर, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बैड कंडक्टर होने की वजह से वो चार्जेस को पास होने नहीं देती, लेकिन वो उसके इफेक्ट को, जो चार्जेस मौजूद है उसके इफेक्ट को पास होने देती है। जैसे कि आपने कॉम को या स्केल को अपने सर पे रब किया तो उससे एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा हुआ, वो था इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, तो जिससे आपके जो पेपर के पीसेस हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहां पर इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को पास होने दे रहा है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब है? देखिए डाइलेक्ट्रिक जो है वो कोई भी हो सकता है, जैसे ग्लास हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पास होने देती है, राइट। तो उस केस में उसकी अपनी खुद की कुछ परमिटिविटी होती है। तो वो परमिटिविटी एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा या कितनी कम है, यही यहां पर बात चल रही है। तो अब ये चीज कांस्टेंट कैसे कहलाएगी? व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? मान के चलिए मैंने वो मीडियम फिक्स कर दिया, जैसे कि मैंने यहां पर दोनों के बीच में ग्लास मान लिया कि दोनों चार्जेस ग्लास में मौजूद हैं। तो अब जब तक ये मीडियम फिक्स्ड है इस एप्सिलॉन की वैल्यू भी फिक्स्ड है, और ये तो आपको पता ही है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो वैसे ही फिक्स्ड होती है। कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू फिक्स्ड होती है एयर और वैक्यूम के लिए। तो जब तक ये ग्लास का मीडियम फिक्स्ड है ये एप्सिलॉन की वैल्यू भी फिक्स्ड है। तो जब दोनों वैल्यू फिक्स्ड है तो जो रेशियो आएगा वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो जब तक ये चीज कांस्टेंट है, फॉर द डाइलेक्ट्रिक दैट आई हैव चूजन एज द मीडियम, मैंने किसी मीडियम को एज अ डाइलेक्ट्रिक चूज किया है तो उसका परमिटिविटी कांस्टेंट रहेगी, उससे आने वाले रेशियो का वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। तो उस वैल्यू को मैं डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट कह सकता हूं। अगर ये वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग से ज्यादा है, मैं 1 पॉइंट समथिंग से ज्यादा है तो परमिटिविटी ग्लास की ज्यादा होगी। अगर ये वैल्यू 0 पॉइंट से कम है तो ये वैल्यू तो परमिटिविटी कम होगी। तो यहां पर हमें ये चीज समझ में आती है कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है कि एयर के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा या कितनी कम परमिटिविटी हो रही है। यहां पर ये चीज आपको सिर्फ जानने के पर्पस पे है, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका यूटिलाइजेशन या यूज जो आएगा वो सेकंड चैप्टर में जब आप कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर ज्यादा आएगा, राइट। अब इसके बाद में हम समझते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। यहां पर अभी जो हम बात कर रहे थे वो एक सिस्टम ऐसा ले रहे थे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 चार्जेस हैं जो एक दूसरे पे ही फोर्स लगा रहे हैं। यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक जितने भी चार्जेस कंसिडर करे एक दूसरे पे फोर्स के लिए बात करने के लिए, वो सिर्फ एक सिस्टम में 2 ही चार्जेस कंसिडर करे हैं। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक सिस्टम के अंदर कई सारे चार्जेस लेकर बात करने जा रहे हैं। लेट अस सपोज ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, ये एक चार्ज है Q3, ये एक चार्ज है Q4 और ये एक चार्ज है Q5। ये सारे चार्जेस एक सिस्टम में मौजूद हैं
और उनके बीच में एक चार्ज मौजूद है Q नॉट, राइट? ये चार्ज Q नॉट इनके बीच में मौजूद है। अब पूरा सिस्टम है, इसके अंदर लगभग 6 चार्जेस मौजूद हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q नॉट, राइट? अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पूरे सिस्टम में इस Q नॉट के ऊपर नेट चार्ज, नेट फोर्स कितना लग रहा है। ये पूरे सिस्टम में 6 चार्जेस है। अब मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं कि इस Q नॉट के ऊपर कितना फोर्स नेट लग रहा है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहती है कि किसी भी चार्ज के ऊपर अगर आप टोटल फोर्स निकालना चाहते हो तो आप इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फोर्स आता है वो निकालिए। जैसे Q1 की वजह से जो फोर्स आएगा उसको मैंने F10 मान लिया, Q2 की वजह से जो फोर्स आएगा उसको मैंने F02 मान लिया, Q3 की वजह से जो आएगा उसको मैंने F03 मान लिया, Q5 की वजह से जो आएगा, Q4 की वजह से जो आएगा, सॉरी, Q4 की वजह से जो आएगा उसको मैंने F04 मान लिया, और Q5 की वजह से जो आएगा उसको मैंने F05 मान लिया, राइट? अगर मैं Q1 से Q नॉट की दूरी को R01 वेक्टर ले लेता हूं, पोजीशन वेक्टर, ऐसे ही Q नॉट से Q2 की दूरी को मैं R02 मान लेता हूं, इसको मैं R03 मान लेता हूं, इसको मैं R04 मान लेता हूं और इसको मैं R05 मान लेता हूं। तो अगर मैं F01 निकालना चाहता हूं, सॉरी, F01 निकालना चाहता हूं, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, K Q1 Q2 अपॉन में R10 वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड R10 कैप। ये हम वेक्टर डिनोशन हम पहले भी देख चुके हैं जब मैंने आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बताया था। तो कूलम लॉ को जब हमने वेक्टर फॉर्म में देखा था तो इस तरीके से ही हमने उसको देखा था। अब सिमिलरली F02 के लिए भी मुझे यही करना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर जो चार्जेस आएंगे, हम सॉरी, ये चीज जो आएगी वो Q1 और Q नॉट आएगा, Q1 Q2 नहीं आएगा, Q1 Q नॉट आएगा, क्योंकि दोनों चार्जेस Q1 और Q नॉट है जो इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब F20 के लिए ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहां पर F01 है, F01 यहां है, F02 यहां है, F03 यहां है, राइट? तो F02 के लिए क्या आ जाएगा, Q1 Q2 Q नॉट R20 स्क्वायर और R20 का कैप, राइट? ऐसे ही F03 के लिए भी लिखेंगे, F04 के लिए भी लिखेंगे और F05 के लिए भी लिखेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इंडिविजुअल फोर्सेस निकालिए, सबके हर चार्ज के थ्रू इंडिविजुअल फोर्सेस निकालिए और उसको आप ऐड कर दीजिए वेक्टर की फॉर्म में। तो 01 यहां पर ये भी 01 आएगा, 01 01 02 02, ठीक है? तो F01 F02 F03 F04 F05। तो ये आपका वेक्टर सम जो आपका आएगा वही आपको इसको नेट फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। मैंने एक सिस्टम लिया जिसके अंदर Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 कई सारे चार्जेस लिए और सेंटर में उसमें बीच में कहां पे ले लिया, Q नॉट ले लिया एक चार्ज। अब इसके ऊपर नेट फोर्स अगर मुझे इन सभी चार्जेस की वजह से पता करना है तो मैं क्या करूंगा, इसकी वजह से एक फोर्स निकालूंगा, इसकी वजह से एक फोर्स निकालूंगा, मतलब हर चार्ज का इंडिविजुअल फोर्स निकालूंगा और उसको वेक्टर सम कर दूंगा, तो वो मुझे क्या देगा, एक नेट फोर्स देगा इस चार्ज के ऊपर, राइट? इसके ऊपर कई सारे एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी के अंदर और एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस भी इसके ऊपर दे रखे हैं। वेक्टर सम ऑफ बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं, राइट?
तो अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से यहां तक हम फोर्सेस के बारे में समझ चुके हैं। अब हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझेंगे।